सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जिस घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये घटना काफी ज्यादा पुरानी है। ये घटना है 2011 की। एक 29 साल की महिला जिसकी डेड बॉडी सूटकेस के अंदर पुलिस को अचानक से मिलती है। पुलिस इसके ऊपर तहकीकात करती है और पता लगा लेती है इसके आरोपी को। पुलिस के पास क्रिमिनल की पूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाती। लेकिन तभी क्रिमिनल के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। यही कारण है कि ये केस अन्य केस से थोड़ा सा अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं 2011 की इस घटना को। ये केस जिसका नाम है नीतू सोलंकी मर्डर केस। वो दिन था 11 फरवरी 2011 का, जिस दिन पुलिस को अचानक से दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक ब्लैक कलर का बैग मिलता है। ये दिन भी आम दिनों की तरह ही था, भीड़ भाड़ वाला दिन, लेकिन पुलिस को अनजान चीजें मिली थी। और आपको पता होगा कि कैसे 2000 से लेकर 2014 तक के समय में ये कहा जाता था कि कैसे लावारिस चीजों को बिल्कुल भी नहीं छीना चाहिए। हो सकता है उसमें कोई हानिकारक पदार्थ हो या फिर बॉम्ब हो। बहरहाल अनजान चीजों को देखते हुए पुलिस को इसके बारे में खबर दी जाती है और पुलिस आकर उस बैग को तहकीकात करती है। पुलिस जैसे ही बैग को ओपन करती है, वो जो देखती है उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस बैग में थी एक लड़की की लाश जिसकी उम्र लगभग देखने में 29 साल लग रही थी। अब पुलिस उस लाश को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी उन्हें उसकी कमर पर एक मोर पंख का टैटू नजर आता है। ये एक जरिया था जिसके जरिए पुलिस ये पता लगा सकती थी कि ये डेड बॉडी किसकी है, और ये पूरी खबर अब सारे अखबारों में फैल जाती है। अब लोग उस डेड बॉडी को मोर पंख टैटू वाली लड़की के नाम से जानने लगे थे। अब धीरे धीरे 2 हफ्तों का समय बीत चुका था, लेकिन पब्लिक से कोई भी पुलिस के पास नहीं आया। तो पुलिस फ्रस्ट्रेट होकर अब उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थी। पर तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो बताता है कि शायद ये लड़की उसकी बेटी है। उसी आदमी के जरिए पुलिस को इस डेड बॉडी यानी कि उस लड़के का नाम पता चला। ये डेड बॉडी थी नीतू सोलंकी नाम की एक लड़की की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतू की ऐसी हालात किसने करी और इसके पीछे का आरोपी है कौन। अब पुलिस इसी चीज के अराउंड तहकीकात करती है। वह नीतू की बहन अलका से पूछताछ करती है और नीतू के जानने वाले लोगों को भी बुलाकर उनसे पूछताछ करती है। नीतू की बहन अलका नीतू के बारे में पुलिस को बताती है कि कैसे उसका स्वभाव था। वो एक तेज तर्रार लड़की थी, यानी कि वह आसानी से किसी के झांसे में नहीं आने वाली थी। अलका बताती है कि कैसे नीतू 2010 तक एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी, और तभी वो अपनी फैमिली को बताती कि कैसे उसे सिंगापुर से एक जॉब ऑफर आया है और बहुत जल्द वह सिंगापुर शिफ्ट हो जाएगी। पुलिस को जैसे ही सिंगापुर के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले पुलिस शॉक्ड हो जाती है कि कैसे अगर नीतू की जॉब सिंगापुर में है तो नीतू की डेड बॉडी यहाँ पर इंडिया में क्या कर रही है। और ये एक ऐसी बात थी जो कि नीतू को फैमिली को भी हैरान कर रही थी, क्योंकि नीतू की फैमिली का यही मानना था कि उनकी बेटी भी सिंगापुर में है और ये जो अखबार में न्यूज फैल रही है शायद ही उनकी बेटी की नहीं है। पर धीरे धीरे 2 हफ्तों का समय बीतने के बाद शायद अब उन्हें ऐसा एहसास होने लगा था कि नहीं, ये उनकी बेटी ही है। यही कारण था कि शुरुआत में उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया और इतना समय लग गया। अब पुलिस यहाँ पर और भी ज्यादा तहकीकात करती है तो पुलिस को यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि कैसे नीतू तो कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। दरअसल नीतू ने यहाँ पर अपनी फैमिली से साफ झूठ बोला था और वह दिल्ली में ही 1 साल से रह रही थी। यही नहीं, वह दिल्ली में अकेले नहीं बल्कि वह एक लड़के के साथ रह रही थी जो उसका बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम था राजू गहलोत। अब यहाँ पर पुलिस को एक बंदे का नाम मिल चुका था और वो था राजू गहलोत। अब पुलिस उसके अराउंड इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले राजू गहलोत को ढूंढती है ताकि वो उसे पूछताछ कर सके, लेकिन यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस राजू गहलोत को नहीं ढूंढ पाती। अब क्योंकि यहाँ पर राजू नहीं मिल रहा था तो पुलिस उसके अराउंड सराउंडिंग उसके रिलेटिव या फिर उसके भाई बहन के बारे में पता लगाती है ताकि वे राजू की कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाए। इसी बीच पुलिस राजू के कजन जिसका नाम नवीन शौकीन होता है उसे कांटेक्ट करती है और उसे पूछताछ करती है। अब नवीन जिसके पास जैसे ही पुलिस का फोन कॉल जाता है वह यहाँ पे घबरा जाता है और वो यहाँ पर पुलिस को ऐसी बात बताता है जिसने इस केस को काफी हद तक सॉल्व कर दिया था। नवीन यहाँ पर बताता है कि कैसे उसने 10 जनवरी 2011 को नवीन को कॉल किया था और राजू नवीन को बता रहा था कि कैसे उसके हाथों गलती से नीतू का खून हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए और उसे नीतू की लाश को ठिकाने लगाना है तो उसे नवीन की हेल्प चाहिए होगी। हालांकि नवीन यहाँ पर राजू को साफ साफ मना कर देता है और अब यहाँ पर राजू अकेले ही उसकी लाश को ठिकाने लगाता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर राजू गहलोत ने नीतू को क्यों मारा, क्योंकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। इसके लिए हमें समझना होगा कि कैसे राजू गहलोत नीतू के संपर्क में आया था। राजू गहलोत एक काफी ज्यादा एजुकेटेड पर्सन था जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकेशनल में डिग्री करी थी, यहाँ तक कि उसने फ्रेंच भाषा में भी डिप्लोमा किया था। फिर वह एक जॉब करना शुरू कर देता है जिसलिए उसे एयर इंडिया कॉलोनी बसंत विहार में एक घर मिल जाता है, जहाँ पर वह लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहता है नीतू के। ये दोनों लिव इन में रह रहे थे। 2011 के समय में दिल्ली के बसंत विहार इलाके में इन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को अपने फैमिली मेंबर से छिपाए
हुआ था, यहाँ तक कि ये लोग बेंगलोर शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन इनका वहाँ पर कुछ चल नहीं पाता और वापस से दिल्ली में आ जाते हैं। ये लोग दिल्ली में भी आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे भी इनका गुजारा नहीं चल रहा था। यही कारण था कि अक्सर इन दोनों के बीच फाइट हुआ करती थी, पहले नोक झोंक और फिर बहस, और इसके बाद तो ये हाथापाई में भी कई बार आ जाते थे। अब क्योंकि इनकी आर्थिक हालत काफी ज्यादा तंग हो चुकी थी, इसलिए नीतू जो कि राजू के ऊपर दबाव बना रही थी कि कैसे वह अपनी फैमिली से पैसे मांगे। हालांकि राजू जो कि शुरुआत में उनकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब नीतू उसके ऊपर हावी होने लगी थी। राजू भी बेहद ही गुस्सैल होता है और अब इनके बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। वही हम बात करें नीतू की, तो नीतू ने भी अपने फैमिली मेंबर से क्योंकि झूठ बोला था क्योंकि उसकी सिंगापुर में जॉब है, इसलिए वह उनसे पैसे नहीं मांग सकती थी। यहाँ तक कि वह समय समय पर स्काइप पे झूठी फोन कॉल किया करती थी और अपने घर वालों से कहा करती थी कि कैसे वह सिंगापुर में है। अपने मर्डर के एक दिन पहले तक उसने अपनी बहन अलका से भी बात किया था स्काइप में। ये वो दिन था जिसके बाद नीतू की बात कभी भी अपनी फैमिली मेंबर से नहीं हुई और सीधे उसकी मर्डर की खबर आई। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती कि कैसे मर्डर के एक दिन पहले नीतू, जिसने राजू की बहन को फोन कॉल किया था और उससे भी पैसे की डिमांड करी थी, उसने उससे कहा था कि कैसे वह राजू की फैमिली के एक प्लॉट को बेचते और उन्हें पैसे दे। नीतू ने राजू की बहन से भी फाइट की थी और ये बात जब राजू को पता चली तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और अब इन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता है और इसी फाइट के बीच राजू नीतू को कुछ इस तरीके से मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर नीतू की हत्या हो चुकी थी तो अब बारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। क्योंकि यहाँ पर राजू पकड़ा जाता है, इसलिए उसने उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में बंद किया। राजू का प्लान था कि वो उसकी डेड बॉडी को ट्रेन के जरिए कहीं दूसरी जगह पर ले जाएगा। उसने ऑटो बुलाया और सूटकेस को उसमें रखकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे वो रेलवे स्टेशन में पहुंचता है, वहां पर स्कैनिंग मशीन को देखकर राजू को पता चल गया कि वो इसमें पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने उस सूटकेस को वहीं पे छोड़ा और वहां से धीरे से खिसक लिया। पुलिस को पता चलता है कि कैसे जिस फ्लैट में राजू, नीतू और रहा करते थे, वहां पर राजू ने महीना पूरा होने से पहले ही वहां किराया दे दिया था ताकि शायद उसके बारे में किसी को भी पता न चले। उस फ्लैट के मकान मालिक से भी बात होती है तो वो बताता है कि कैसे राजू ने उससे कहा था कि कैसे वह फॉरेन जा रहा है। ये केस इंस्पेक्टर रितेश कुमार के हाथ में आता है और उनकी टीम अब राजू को बहुत तलाश करती है, लेकिन वे उसका पता नहीं लगा पाते। यही बीच एक खबर मिलती है कि कैसे वह गोवा में है। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंच जाती है उसे पकड़ने के लिए, पर वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यही नहीं, राजू के फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी पुलिस ने नजर बनाकर रखी हुई थी। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के पास एक लेटर आता है जिसके बारे में पुलिस को पता चल जाता है। लेटर में से उन्हें एक सिम कार्ड मिलता है और लेटर में राजू ने कहा था कि कैसे इस सिम को लगाकर वह उसे बात करे और ये लेटर था उसके भाई के लिए। अब यहाँ पर एक सिम कार्ड मिला था तो पुलिस को लग रहा था कि शायद उन्हें इससे राजू की लोकेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर पुलिस को एक लोकेशन मिलती है और वे जहाँ पर वहाँ पे छापा मारते हैं तो उन्हें वहाँ पर राजू नहीं मिलता, बल्कि उन्हें पता चलता है कि कैसे इस सिम कार्ड को तो सिम बेचने वाले एक पर्सन के नाम से लिया गया है। राजू यहाँ से भी भाग चुका था। अब राजू की बहुत अच्छे तरीके से तलाश करने के बाद भी वह पकड़ा नहीं जाता। राजू इस बीच इतने सारे मोबाइल और कई सारे सिम कार्ड को बदलता है जिसके कारण वह पकड़ा नहीं जाता। राजू गहलोत मोस्ट वांटेड पर्सन की लिस्ट में आ जाता है और उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया जाता है। पुलिस की लगातार कोशिश करने के बाद भी वे राजू को पकड़ नहीं पाते और आखिरकार ये बातें अब कही जाने लगी थी कि शायद राजू अब पुलिस के हाथों से निकल चुका है, अब शायद वह कभी पकड़ाया नहीं जाएगा। और अब धीरे धीरे नीतू सोलंकी मर्डर केस के 8 साल का समय बीत चुका था। रितेश कुमार, जिसे लग रहा था कि शायद ये केस उनकी लाइफ का अनसॉल्व केस होने वाला है, लेकिन तभी वो दिन था 25 जून 2021 का। रितेश के पास एक फोन कॉल आता है जहां पर जो आदमी जिसने कॉल किया था वो बताता है कि कैसे वो आदमी जिसे आप ढूंढ रहे हो वह गुड़गांव के पेरिस हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस को यहाँ पर राजू की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। पुलिस वहाँ पर सीधे ही उस हॉस्पिटल में पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस पहुंचने से पहले लेट हो जाती है क्योंकि इसी हॉस्पिटल में राजू गहलोत की मौत हो जाती है। पुलिस यहाँ पर जैसे ही राजू गहलोत का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है तो यहाँ पर पुलिस को कई सारे हैरान कर देने वाली बात और राज पता चलते हैं। दरअसल राजू गहलोत बहुत समय से रोहन दैया नाम से गुड़गांव में रहा करता था। वो यहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहा था और उसके पास आधार, अपने 10th की मार्कशीट और पैन कार्ड सारे के सारे डॉक्यूमेंट थे जिसमें उसका नाम चेंज था। यही नहीं, जब राजू के बारे में पूछताछ करते समय पुलिस उसकी कॉलीग यानी उसके साथ काम करने वाले लोगों से बात करती है तो राजू की सच्चाई को जानकर पुलिस भी शॉक्ड होती है और वे लोग भी। पुलिस को यहाँ पर उन लोगों से पता चलता है कि कैसे रोहन दैया एक काफी मेहनती और ईमानदार लड़का था, यानी कि वो अपने काम को काफी अच्छे से किया करता था। यही कारण था कि उसकी काफी कम समय में काफी ज्यादा प्रमोशन हो चुके थे। रोहन लोगों के लिए एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही था जिसके पास्ट में क्या कुछ हुआ जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी, या फिर रोहन इस तरीके का हो भी सकता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। हालांकि यहाँ पर पुलिस को ये भी बात पता चलती कि कैसे रोहन दैया या फिर हम बात करें राहुल की तो या राजू की तो वो कभी भी स्मार्टफोन का यूज नहीं किया करता था। वो ये बात काफी हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि
2019 का समय एक ऐसा दौर था जहाँ पर बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन था। अब इस अजीब सी चीजों को देखते हुए जब उसके कॉलीग राहुल से सवाल किया करते थे या फिर हम बात करें राजू से, तो वो हमेशा ये कहा करता था कि कैसे वह इस कीपैड फोन के साथ कंफर्टेबल फील करता है और उसे स्मार्टफोन पसंद नहीं है, इसलिए वह उन्हें नहीं लेता। पर सवाल ये उठता है कि आखिर राजू गहलोत इस हालत में कैसे पहुंचा, वो हॉस्पिटल में कैसे मारा गया। दरअसल राजू गहलोत जिसे अचानक ही लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है और उसी की दोनों किडनी भी इसी के साथ फेल हो जाती हैं। हालांकि राजू गहलोत के जो कॉलीग्स थे और कंपनी की एक इंश्योरेंस स्कीम थी जिसकी हेल्प करते हुए उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। अब राजू गहलोत की फैमिली मेंबर्स को उसके बारे में पता चलता है और वे लोग हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं। राजू गहलोत के मारे जाने के बाद उसकी फैमिली मेंबर्स उसकी डेड बॉडी दे दी जाती है और वे लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। हालांकि राजू गहलोत जो कि 8 साल से पुलिस से बचता रहा, लेकिन आखिरकार वह अपने अंजाम तक पहुंच ही गया। फांसी ही नहीं, शायद इसी रूप में उसे इस अपने कर्मों की सजा मिल गई। हम बात करें राजू गहलोत की, तो वह एक काफी ज्यादा समझदार या कहें हम चालाक किस्म का इंसान था, क्योंकि उसे जाली डॉक्यूमेंट के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट जाली बनवा लिए थे, यहाँ तक कि उसने उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पे जॉब भी हासिल कर ली थी। हम बात करें स्मार्टफोन के यूज ना करने की, तो शायद वह इसलिए इन सारी चीजों का यूज नहीं करता था क्योंकि उसे पता था कि शायद वह इसके जरिए पकड़ाया जा सकता है। अगर वह स्मार्टफोन का यूज करता या फिर सोशल मीडिया में अपनी आईडी बनाता तो उसने अपने चेहरा को तो नहीं बदला था, तो चेहरा के जरिए शायद उसे ट्रैक कर लिया जाता। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली पुलिस जो कि उसे दुनिया भर में तलाश कर रही थी, लेकिन वो उनके साइड पे यानी कि गुड़गांव पे ही बैठा था और एक अच्छी पोस्ट में काम कर रहा था। अब इसे हम दो नजरिए से देख सकते हैं कि शायद ही राजू गहलोत की चालाकी थी या फिर दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी। आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में? कमेंट बॉक्स से अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वीडियो चलो वो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।